स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक की केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पीवाईक्यूज नीट 4 मार्क श्योर क्लास में। बेटा यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नीट के एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट जरूर आता है, हर साल आता है। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि अभी आपके पास टोटल जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे इस बार, और उन 50 में से आपको 35 कंपलसरी होंगे और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे 15, उसमें से 10 क्वेश्चन बच्चों आपको करने होते हैं। आप देख रहे हैं एलिमेंट एड्यूटेक चैनल, जिस पर आपको जो है हमेशा हम इसी तरीके से नीट के लिए, जेई मेन के लिए, इसके अलावा बोर्ड्स के लिए, सभी के लिए प्रिपरेशन कराते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस यहाँ चलती हैं। 12 दिसंबर 2022 यानी कि पिछले साल से ही क्लासेस ये चल रही है और यहाँ किसी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं लिया जाता है, किसी तरीके की कोर्स की कोई फी नहीं बेटा ली जाती है। तो इसलिए यहाँ आपको तुरंत सब्सक्राइब सबसे पहले करना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है, अभी आपने देखा होगा आज बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं क्योंकि अब नया सेशन भी शुरू हो गया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी बच्चों के लिए जो कि कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि नया सत्र की क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्योंकि ये हमारा अब यहाँ से पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने जैसे ही दिसंबर आया तो दिसंबर में हमने प्लान किया कि नहीं ठीक है, इस बार क्लासेस हम अब शुरू कर देते हैं ताकि बच्चों का बोर्ड्स के एग्जामिनेशन अच्छे जाएं। इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं बोर्ड्स के अलावा जो है बच्चों के बाकी एग्जामिनेशन जैसे नीट का है या जेई मेन का, इन सबके लिए जो है हम कुछ कर सके बच्चों के लिए, और वो काफी कुछ हमने किया भी। तो आई होप कि बहुत अच्छे से सारी कुछ क्लासेस चली, बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला होगा उसमें। लेकिन अब जो है यहाँ से ये जेई मेन और नीट का एग्जामिनेशन तो हम ये करवा ही रहे हैं, इसके अलावा अभी आपकी रेगुलर क्लासेस जो है जो अगले बैच की होंगी, तो जेई मेन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जेई मेन 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी होगा उसके लिए जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। दूसरा अगर हम बात करें तो 7 मई को जो नीट है उसके खत्म होने के बाद, ठीक है, हम ठीक 10 मई से लगभग जो है वो ड्रॉपर बैच वालों के लिए तो अभी शुरू कर देंगे, और इसके अलावा ड्रॉपर बैच के लिए थोड़ी सी चीजें अभी स्टार्ट तुरंत हो जाएंगी जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, बाकी जो लोग अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अपना रिजल्ट का वेट करेंगे। आई होप सो कि सबका सिलेक्शन हो, कोई भी जो है ऐसा ना हो बच्चा कि जिसका सिलेक्शन ना हो, सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि सीट्स लिमिटेड है, कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो हमको जरूर दोबारा से अपीयर होना पड़ता है, तो उनके लिए भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आप जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, बिल्कुल ऑन टाइम मिल जाए नोटिफिकेशन, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लो बेटा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब 9th और 10th के लिए भी जो केमिस्ट्री और इसके अलावा साइंस की, मैं सीबीएसई की बात करूँ, साइंस आईसीएसई की बात करूँ तो आईसीएसई में जो केमिस्ट्री है उसके लिए भी क्लासेस हमने शुरू कर दी है, ताकि जो प्री फाउंडेशन है वो बहुत तगड़ा हम दे सके, यहाँ से इतना तगड़ा दे दे कि ताकि 11th में आने के बाद बच्चों को प्रॉब्लम जो आती हैं वो ना आए एकदम भी। और 11th के लिए भी जो क्लासेस है वो भी शुरू हो रही है बेटा बहुत अच्छे तरीके से, साथ साथ में 12th की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप नोटिफिकेशन जाकर चेक करिए, सभी कुछ आप अपकमिंग लाइव स्ट्रीम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये जो टाइम्स रहेंगे, ये टाइम्स एकदम फिक्स रहेंगे, इन्हीं टाइम्स पे क्लासेस चला करेंगी, ठीक है। तो ये आप टाइम देख लिए कौन सा टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लाइव क्लास करते हो दैट इज ओके, नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं आपके पास, तो फिर बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं जो कि वहां पर अपलोडेड अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक क्लास की न्यू सेशन की सभी प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है, उन सभी प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर के आप जो है डेली क्लासेस अपना चेक किया करना और वहां से आप क्लास कर सकते हो ताकि आपके सारे डाउट्स भी दूर हो जाएं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसी क्लास के माध्यम से हमने करनी थी, और अब हम जो है शुरुआत कर रहे हैं इस क्लास की। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दबा करके जो है शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल अब आपका अपना चैनल है, इसको आपको पहुंचाना है 1 मिलियन के क्लब में अगले साल तक, बिल्कुल 100%। नेक्स्ट ईयर हम लोग जब इस समय तक होंगे तो 1 मिलियन से आगे होंगे, अभी तो अभी हम लोग केवल 1K पर हैं, और यहां से हम अभी, ठीक है, कितना करना है आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, 1 मिलियन करना है, तो वो हम लोगों को सबको मिलकर जरूर करना, हम लोग बिल्कुल करेंगे जरूर, ठीक है बच्चा। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो भी बच्चे आ गए हैं वो जल्दी से जल्दी लिंक शेयर कर दे अपने दोस्तों में, सभी में, ग्रुप्स में। यहाँ पे अनुज वर्मा है, अनुज हैं, सैंडी हैं, सभी लोग जरा लिंक शेयर करते जाओ बच्चा, ठीक है, आगे ग्रुप्स वगैरह में। और अब जो है यहाँ पर हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के पीवाईक्यूज नीट के आपको करवाने जा रहे हैं, और आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है ताकि कहीं पर भी कोई भी चीजें छूटी नहीं जाए, ठीक है, छूटनी नहीं चाहिए।
और बहुत अच्छे से करिए। देखिए आपके सामने एलिमेंट एडिटेक लेके आया, पीवाईक्यूज नीट यूजी केमिस्ट्री। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास काफी सारे हैं, लेकिन अभी हम आपको पहले स्लॉट में कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि जो है उसके बाद में आपको थोड़ा सा वक्त मिले कहीं ना कहीं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बच्चे, पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड। इनमें से कौन एंटासिड नहीं है? तो एंटासिड किसको कहते हैं? सभी बच्चे जानते हैं कि जो एंटासिड मतलब जो हमारे स्टमक में जो बनने वाला एसिड होता है उसके अगेंस्ट जो भी वर्क करते हैं वो एंटासिड है। ठीक है, तो एंटासिड में यहाँ देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, फेनलजीन है। तो देखते ही फेनलजीन तो आपको पता होगा बच्चों, फेनलजीन होता है जो ठीक एक तरीके का ट्रैंक्यूलाइजर ड्रग है, यानी प्रशांतक है। जब किसी को बहुत गुस्सा आता है उसको या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली अपसेट होते हैं थोड़े से, तो उनको जो है ट्रैंक्यूलाइजर्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जो है ठीक है थोड़ा सा मूड जिसका अपसेट रहता है, कुछ मेंटल कहीं ना कहीं अपसेट रहता है उसका, ठीक है माइंड अपसेट रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स जो है फेनलजीन लिखते हैं, क्योंकि फेनलजीन एक ट्रैंक्यूलाइजर है बच्चा। तो ये जो ट्रैंक्यूलाइजर है, इस ट्रैंक्यूलाइजर का जो है ये यूज करते हैं वो लोग। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये फेनलजीन एक ट्रैंक्यूलाइजर है। ठीक है, बाकी रेनिटिडीन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सैमिटिडीन, ये सभी जो है वो गैस की दवाइयां हैं, एंटासिड्स होते हैं। अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, नॉर एड्रीनेलिन इज एन। नॉर एड्रीनेलिन क्या होता है बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। नॉर एड्रीनेलिन क्या है? जो भी बच्चे हमारे साथ हैं अगर आंसर देना चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, नॉर एड्रीनेलिन क्या है? नॉर एड्रीनेलिन दरअसल क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे कोई डिप्रेशन हो गया, यार मेरा आज बिल्कुल मूड ऑफ है, मेरा बिल्कुल कुछ करने का, काम करने का मन नहीं करता, कुछ सोचने का भी मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब भी आपके दिमाग में ऐसा आता है तो इसका मतलब आप डिप्रेशन में हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है नॉर एड्रीनेलिन का जो लेवल है वो काफी डाउन है। नॉर एड्रीनेलिन का लेवल जब भी डाउन होता है तो कहीं ना कहीं नॉर एड्रीनेलिन की कमी से क्या होता है, जो सिग्नल है नर्व टू नर्व ट्रांसफर होना, ये कम हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर है एक तरीके का नॉर एड्रीनेलिन। तो नॉर एड्रीनेलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसकी कमी से कहीं ना कहीं क्या होता है, डिप्रेशन होता है व्यक्ति को। तो नॉर एड्रीनेलिन एक हार्मोन होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब नर्व टू नर्व ये ट्रांसफर करता है इंपल्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड इज। अब यहां पे देखेंगे द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम फर्स्ट एंड आइटम सेकंड। या आइटम फर्स्ट में क्या है, कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं साइट वगैरह, जैसे एलोस्टेरिक इफेक्ट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, रिसेप्टर है, पॉइजन है। फिर यहाँ पे आइटम सेकंड में देखें मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है, molecule crucial for communication in the body, molecule binding to a site other than the active site of enzyme, molecule binding to the enzyme covalently। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं और जो यहाँ आइटम फर्स्ट में लिखा है, इसका जो लेना देना है वो क्या है, बहुत समझेंगे। इंपॉर्टेंट बात कि जैसे आप जब कोई दवाई खाते हैं कुछ, ठीक है, कोई भी ड्रग लेते हैं, ठीक है, ड्रग लेने का मतलब कि वो ठीक है कोई सिडेटिव नहीं, ड्रग इन द सेंस की जो मेडिसिन जो लेते हैं, दवाई जब खाते हैं तो वो दवा कैसे काम करती है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेडिकल साइंसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई दवाई काम कैसे करती है। उसको बोला भी जाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब द काइनेटिक्स ऑफ ड्रग, हाउ अ ड्रग वर्क्स इन योर बॉडी। तो वो जब दवाई आप खाते हैं तो वो दवाइयां कैसे काम करती हैं आपके शरीर में, अल्टीमेटली उसको सेल पे ही काम करना होता है। किसी भी ऑर्गन पर काम करना है तो ऑर्गन में भी सेल ही होती हैं, ऑर्गन टिश्यू से बना, टिश्यू सेल से बने, तो उन सेल्स के लेवल पर वो काम कैसे करता है उसके लिए मतलब जो है ठीक है पूरा मैकेनिज्म होता है ड्रग के एक्शन का। उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो उस टॉपिक में अगर ये जो पॉइजन की बात करें तो पॉइजन ये वो बच्चा पॉइजन नहीं है जो आप जनरली जानते हैं कि लोग पॉइजन ठीक है ले लेते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, वो पॉइजन यहाँ नहीं है। ये पॉइजन क्या मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल जो है ठीक है बाइंडिंग, कहीं पे लिखा हुआ मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन द बॉडी, मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू एंजाइम कोवैलेंटली। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ कोवैलेंटली बाउंड हो गया, जैसे कोई एंजाइम है हमारी बॉडी में, अब वो एंजाइम मान लेते हैं कि क्या करता है, कोई एक रिएक्शन कराता है हमारी बॉडी में, किसी एक केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है, और वो जब किसी एक साइट पे जाके जब जुड़ता है
तो फिर वो पर्टिकुलर साइट एक्टिव होती है और वहां से आगे जो है सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया, कोई ऐसा ड्रग दिया, ऐसी दवाई दी जो उस एंजाइम के साथ कोवेलेंटली जाके बाइंड होकर वो एंजाइम अब किसी दूसरे, ठीक है, जो रिसेप्ट जो मतलब उसके पास जो केमिकल सिग्नल आ रहा है उसके साथ बाइंड नहीं हो पा रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो गया। बात को समझिए, इसको मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा इसको यहां पर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सेल है हमारी, ठीक है, इसको ऐसे समझ लेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, कोई एक सेल है, ये हमारी कोई एक बॉडी की सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक, इस तरीके से ये न्यूक्लियस वगैरह है इसका, और ये एक सेल है, ठीक, मान लेते हैं इस सेल के अंदर जो है केमिकल जो है, ठीक, सिग्नल भेजना है, मैसेंजर जो है लेके आएगा उसको इसमें ट्रांसफर करना है केमिकल, ठीक है, सिग्नल। तो केमिकल सिग्नल मतलब कोई केमिकल ही होगा। अब वो कैसे इसमें ट्रांसफर होता है बात को आपको समझना है, बहुत ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये आपके सामने कुछ इस तरीके के शेप का हमने एक एंजाइम बना दिया, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब एंजाइम की एक्टिव साइट जो है, मान लेते हैं ये एंजाइम इस सेल पे काम करता है, ठीक है। अब इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसके साथ में आकर के आपने इस शेप का कोई एक ड्रग ला करके इसे जोड़ दिया, देख रहे होंगे इसकी एक्टिव साइट पे आकर के अगर ये बाइंड हो जाता है और ये कोवेलेंटली यहां आके बाइंड हो गया। अब ये कोवेलेंटली बाइंड हो गया तो अब ये जो एक्टिव साइट है उसकी एक्टिव साइट पे अगर ये बाइंड हो गया तो इसकी जो एक्टिव साइट है वो मान लेते हैं कि उसको जुड़ना कहां पे था, उसकी एक्टिव साइट को हम ऐसे मान लेते हैं कि उसकी एक्टिव साइट को यहाँ पे ऐसे करके जुड़ना था, ये इसके ठीक रिसेप्टर पे जुड़ना था, ये सेल का रिसेप्टर था, ये सेल का रिसेप्टर था, और रिसेप्टर पे आकर के इस तरीके को, ठीक, इस तरीके से इसको आकर के जुड़ना था, ठीक, एंजाइम को, और तब ये ट्रांसफर करता सिग्नल को अंदर, ठीक, सिग्नल अंदर ट्रांसफर होता। लेकिन क्या हुआ कि ये जो रिसेप्टर है, ठीक, इस पर रिसेप्टर पर ये एंजाइम जो है जो ये जुड़ता, ये जुड़ने की बजाय ये जो ड्रग है, ठीक है, कोई ड्रग है, वो ड्रग जो है आकर के इसकी एक्टिव साइट जुड़ गया, कोवेलेंटली बाइंडेड हो गया, मतलब ये परमानेंटली बाइंड हो गया। अब ये, ठीक, क्या हो गया, ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया। अब ये क्या है, इस रिसेप्टर पे जाके नहीं जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो ड्रग है, ठीक, वो इस एंजाइम के लिए पॉइजन का काम कर रहा है, ठीक, ये ड्रग इज वर्किंग एज पॉइजन फॉर ठीक एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है उसके लिए उसने पॉइजन का काम कर दिया, देखा ना आपने, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान से देखनी है, जो पॉइजन है इसका मतलब पॉइजन क्या है, किसको बोलते हैं पॉइजन वाला केस, जिसमें जो एक्टिव साइट है वहां पे बाइंडिंग साइट पे एंजाइम कोवेलेंटली, ठीक है, एंजाइम से बाइंड होता है कोई मॉलिक्यूल, तो पॉइजन। तो डी का देखें कि क्या एस है कहीं, तो डी का देखें कहीं एस है क्या, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है, डी का यहाँ पर एस 2 में दिखाई दे रहा है, क्लियर हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे आता है रिसेप्टर क्या है, अभी देखिए आपको मैंने रिसेप्टर पीछे पढ़ाया, रिसेप्टर क्या, मॉलिक्यूल बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन द बॉडी, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या है, मॉलिक्यूल क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन इन द बॉडी, ठीक है, इसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, सी का क्यू होगा, देखिए सी का क्यू भी दोनों में है। अब देखते हैं जरा हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि कोई एक एंजाइम जो है पर्टिकुलर एक्टिव साइट है उसकी, वो कहीं जाके जुड़ता है। अब हमने क्या की, कोई दवाई दे दी और वो दवा जाकर के वहां पे जाकर के उस साइट पे जुड़ गई। बात समझिए, ऐसे बताते हैं, जैसा मान लेते हैं कि ये जो रिसेप्टर है इसमें एंजाइम जुड़ रहा है, ठीक, हमने क्या किया, एंजाइम को जुड़ने से रोकने के लिए काम क्या किया, एक दूसरा इस तरीके का ही एक दूसरा हमने यहां पर क्या किया, कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जोड़ दिया जो कि जाकर के पहले जुड़ गया उससे, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, मतलब वो जुड़े उससे पहले ये जाकर के जुड़ गया, ठीक। जैसे किसी को कुछ सामान चाहिए, ठीक है, और उसने कॉल किया और एक दूसरे व्यक्ति ने जाकर उसको पहले पहुंचा दिया, तो फिर आप इनहिबिट हो गए एक तरीके से। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब हो गया मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, ये हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वहां जाकर के, ठीक है, वो जाकर के जुड़ गया, तो ये आपका हो गया, ठीक है, बी का पी हो गया। तो बी का आपका हो गया पी, यानी कि ये आपका ए का आर हो गया, ठीक, मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम,
उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे दिखा दें आपको। एलोस्टेरिक वाला, एलोस्टेरिक वाला क्या दिखाते हैं, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक एंजाइम है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ कोई एंजाइम है, और अगर नहीं दिख रहा हो तो व्हाइट से बना देते हैं। ये कोई एंजाइम है, अब इस एंजाइम की यहाँ पे कोई एक मान लेते हैं कि साइट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी ये एक साइट बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी नेचुरल बाइंडिंग साइट है, ये नेचुरल बाइंडिंग साइट है। ठीक, अब नेचुरल बाइंडिंग साइट है और इसका जो शेप है किसी के साथ जुड़ने के लिए ऐसा है। ये मान लेते हैं कि ये ऐसा एंजाइम था, इसको किसी के साथ जुड़ना था और ये इसकी बाइंडिंग साइट है, कहीं जुड़ना है। ये इसकी कोई और साइट है दूसरी, यहां आकर के कोई हमने क्या किया, ठीक है, इसमें इस शेप का कोई भी दूसरा ठीक मॉलिक्यूल यहां ला करके ठीक जोड़ दिया और वो आकर के यहां जुड़ गया। इसके जुड़ने पर क्या हुआ कि जो ये हमारा एंजाइम था, एंजाइम का जो शेप है ये ऐसा, अगर ये ऐसा हो गया तो इसका बात का मतलब क्लियर है कि ये जो है ठीक, अब ये कहीं पर जाकर के बाइंड हो नहीं सकता। तो ये एलोस्टेरिक साइट है, दिस इज एलोस्टेरिक साइट। ये वाली जो साइट थी ये एलोस्टेरिक साइट है। ठीक, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट भी कहीं ना कहीं काम आती है किसी एंजाइम को किसी से जुड़ने से रोकना है तो वही हो गया मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जिससे उसका की ठीक है नेचर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ठीक ऑप्शन जो है आपका ए आ जाएगा। ठीक, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो काफी चैलेंजिंग होता है, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से आपको नीट के लिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी पढ़ना होगा, तो बहुत डिटेल स्टडी चाहिए होती है, हालांकि तभी आपको 4 नंबर मिलते हैं, बहुत आसान नहीं है। और या इनके क्वेश्चंस को अगर हम देखें कि क्वेश्चन को सिर्फ रट लेने से हो जाएगा तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं हमको चीजें बहुत डिटेल में करनी पड़ती है, तो ही सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चा। यहाँ पे जो भी हमारे साथ बच्चे हैं, अजीत सिंह देख रहे हैं, अच्छा कमेंट्स देख रहे हैं अजीत, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सत श्री अकाल, तरणवीर सिंह, यस। सही से दिख नहीं रहा अनुज, क्या कुछ प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है सही से? मुझे तो लग रहा है यार सही दिख रहा है। देखा 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 देखा, कुछ प्रॉब्लम लग रही है इसमें अजय भी, अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है अजीत, तरणवीर, सैंडी, अनुज, क्या लग रहा है कि कुछ कहीं पर प्रॉब्लम है, साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या, ऐसा है क्या? मुझे लग रहा है नहीं, क्लियर है एकदम। थोड़ा सा अगर लग रहा हो तो बताइए। अभी है क्लियर? अभी है क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जरूर। ठीक है सही है। चलिए तो अभी देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे। द आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन टू केन शुगर। तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे आप जानते हैं एस्पार्टेम है, ठीक है, सैकेरिन है, सुक्रालोज है, एलिटेम है, ठीक है, ये सभी आर्टिफिशियल जो है स्वीटनर होते हैं, मतलब इनकी जो है ठीक है मिठास जो है वो जो गन्ने की चीनी होती है उससे ठीक कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए गन्ने की चीनी जो है हम जानते मान लेते हैं कि एक टेबल जो है स्पून पूरा डालते हैं जितना चीनी, उससे जितनी मिठास आती है उतनी एक छोटी सी गोली से आ जाती है। तो दरअसल वो इसका मतलब उसकी कई गुना ज्यादा जो है स्वीटनिंग ठीक है इंडेक्स होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं नहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसका मतलब सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बच्चा देखिएगा कि ठीक है हाईएस्ट स्वीटनेस उसने कहा। तो हाईएस्ट स्वीटनेस का बेटा मतलब क्या होता है कि जिसका स्वीटनिंग इंडेक्स बहुत हाई हो। तो जो यहाँ एलिटैम आप देख रहे हो, एलिटैम जो होता है इसकी स्वीटनिंग जो है इंडेक्स ये 2000 गुना लगभग ज्यादा होती है, किससे? ठीक है केन शुगर से 2000 टाइम्स, ठीक है, ऑफ ठीक है सुक्रोज। ये चीनी जो गन्ने की चीनी होती है उससे 2000 गुना ज्यादा कहीं मीठा होता है। ठीक है, तो ये बात बहुत ही सिंपल सी थी कि एलिटैम कितने गुना होता है ज्यादा। ऐसे देखिए आप एस्पार्टेम, ठीक क्या होता है, एस्पार्टेम हो गया, सैकेरिन हो गया, सुक्रालोज हो गया, सबका स्वीटनिंग इंडेक्स आपको याद करना होगा। ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाते हो। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केटाइनिक डिटर्जेंट। बच्चा केटाइनिक डिटर्जेंट आपको पता होना चाहिए कि डिटर्जेंट केटाइनिक, एनाइनिक एंड नॉन आयनिक 3 तरीके के डिटर्जेंट होते हैं।
और आपका जो शैम्पू होता है या कंडीशनर जो आप यूज करते हो हेयर्स के लिए, बालों के लिए, उसमें केटाइनिक डिटर्जेंट होता है। और मैंने कई बार उसको बताया भी है, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था, इससे पहले जब जो है जेके बोस वालों का करा रहा था तैयारी बोर्ड का, तब भी बताया था, है ना। और उसमें मैंने बताया था कि जो है ये दरअसल क्या होता है, ये सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। तो इसमें हमको कहीं ना कहीं सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमको मिल गया सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड मिल गया, ठीक है। तो ये भी बच्चों को, सबको, कुछ बच्चों को पता है, अच्छा कर रहे हैं जो बच्चे जानते हैं, वेरी गुड, दैट इज गुड साइन, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा अगर नहीं दिखाई दे रहा हो सही से तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसका मतलब सामने कहीं आ रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, एक साइड करता हूँ, ठीक है। अभी दिखाई देगा प्रॉपरली, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है प्रॉपरली ना, ठीक है, अभी विजिबल है प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू। एस्पिरिन क्या होता है, आप सभी को पता होगा, एस्पिरिन एक तरीके की, ठीक है, क्या होती है, दवा होती है, जिससे कि जो सरदर्द में आप जो डिस्प्रिन के नाम से जानते हैं, पहले बिकती थी। आज की डेट में एस्पिरिन एंटीकोगुलेंट के तौर पर बहुत बिकती है। जो भी लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, या कभी अटैक उनको आया होता है, या कभी ब्रेन में इंफार्क्शन होता है, तो उनको डॉक्टर्स अक्सर करके जो है एक जो है ड्रग देते हैं, एस्पिरिन 75 mg की टैबलेट देते हैं, और वो उनको दिन में एक बार जरूर खानी होती है, ताकि उनका ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना हो, ठीक है। लेकिन एस्पिरिन वैसे एक एनाल्जेसिक होती है, दर्द निवारक होती है, लेकिन ये काम क्या करती है, ब्लड को जमने से रोकती है, एंटीकोगुलेंट का काम करती है। तो इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इट इज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, हैज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, इट इज अ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बात आ गई, जो मैंने बात अभी बोली थी, ये पेन रिलीविंग तो ही है, ये तो करेक्ट है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन भी है, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग और नार्कोटिक एनाल्जेसिक की बात करें तो, ठीक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्या होता है, ये वाली 3 बातें सही है एकदम, ठीक है। जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है वो दरअसल ये होता है कि जिसको खाने के बाद, जिस दवा को लेने के बाद आपको दर्द तो बंद हो जाए, लेकिन आपको नशा हो जाए, आप सो जाओ, नींद में आ जाओ, ठीक है। लोग उसको सिडेटिव की तरह भी यूज करते हैं, मॉर्फिन वगैरह, कोडीन है, ये सब जो है, ठीक है, ओपियम के डेरिवेटिव वगैरह जो लोग खाते हैं, जिससे कि दर्द भी जो है वो बंद हो जाता है, तो वो सभी जो है नार्कोटिक होते हैं, लेकिन ये नॉन नार्कोटिक है। तो एस्पिरिन इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो ये वाली बात है, या बोल रहा नार्कोटिक है, ये वाली बात गलत होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिफिशिएंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन, व्हाट काइंड ऑफ ड्रग कैन बी सजेस्टेड। अब जरा बताइए, थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन हमने बताया था नॉरएड्रेनालिन वाला। नॉरएड्रेनालिन का काम क्या होता है, ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो सिग्नल ट्रांसफर करता है सेल टू सेल, नर्व टू नर्व, तो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। तो केमिकल मैसेंजर अगर नहीं होगा तो आपको जो है आपका ब्रेन पूरी तरीके से फंक्शन करेगा नहीं, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इसके मतलब आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेना होगा, क्या लेना होगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेना होगा। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको यूज करना होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि आखिर अगला सवाल कौन सा हमारा आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चे, यहाँ पे इसमें आगे कुछ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको देखते हैं। देखिए आपके सामने है क्वेश्चंस, यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए इसमें जो ऑप्शन 3 दिया गया था, सी एंटी इन्फ्लेमेटरी और दूसरा एंटी हिस्टामिन, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी हिस्टामिन जो है, ठीक, ये यहाँ पर ये नहीं था, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है नॉरएड्रेनालिन के केस में, नॉरएड्रेनालिन की कमी होने से इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन तब हम यूज करते हैं जब कभी हमें, ठीक है, एलर्जी होती है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी तभी यूज करते हैं जब कहीं हमें चोट लगती है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या एलर्जी की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है आई वगैरह में, ये सब, ठीक है, हाथ का सूज जाना या आंखों में रेडनेस आना, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं, ठीक, उस केस में एंटी हिस्टामिन्स काम करते हैं। जब आई रेड हो जाती है, आप देखा होगा डस्ट वगैरह में, या चोट लगने पर कभी सूजन आ जाती है, दर्द होता है, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी वहां काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मैच द केमिकल्स इन कॉलम फर्स्ट विद देयर यूजेस इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में देखना है आपको, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग लिखे गए हैं ये, ठीक है, कुछ ड्रग हैं, कुछ उसके कंस्टिट्यूएंट्स है किसी किसी ड्रग के,
तो उनका क्या काम होता है। तो इसमें मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ, कुछ खास चीजें, जैसे डेटॉल हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज हम यूज करते हैं जो है फिनॉल, जो हम लोग फिनाइल जिसको बोलते हैं घर में यूज करते हैं। दो चीजें हैं। तो क्या फिनाइल हम अपने बाउंड्स पे लगाते हैं, कभी जख्मों पे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, डेटॉल खूब यूज करते हैं, सेवलॉन खूब यूज करते हैं। तो डेटॉल या सेवलॉन जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब सेप्सिस से बचाता है, यानी बैक्टीरिया कहीं पर चोट लग गई और उसमें बैक्टीरिया जो है बाउंड के बैक्टीरिया उसको खराब ना कर दे, उस जख्म को वहां सेप्सिस ना करा दे, ठीक है, सेप्टिसीमिया ना करा दे। इसके लिए तुरंत हमको उसको क्या करना था, डेटॉल से, सेवलॉन से या क्लिनिकल स्प्रिट लगा के उसको हम क्या करते हैं तुरंत, ठीक है, वहां से, ठीक है, उसको बैक्टीरिया को हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, डेटॉल या सेवलॉन वगैरह। अब इनमें या जैसे नहीं कुछ हो काम मिला तो हम लाइफबॉय सोप हो गया, ठीक, मेडिकेटेड सोप हो गया, उसी से साफ कर देते हैं उसको। तो वो इन सभी मेडिकेटेड सोप में, डेटॉल में, सेवलॉन में, ठीक है, आपका एक ठीक है, मतलब जो है बाइथ्योनल होता है, ठीक है, बाइथ्योनल होगा। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि वहां पर एक अल्फा टर्पाइनॉल होता है, ठीक है। तो क्लोरजैलिनॉल और अल्फा टर्पाइनॉल ये डेटॉल में मिलता है। और जो बिथियोनल होता है ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और ये साबुन वगैरह में यूज होता है। तो बिथियोनल का यूज सोप में आप करते हैं, ठीक है, बिथियोनल का यूज कहीं ना कहीं आप जो है सोप में यूज करते हैं। और यहाँ पे हम आगे और देख रहे हैं पोटेशियम स्टीरेट। तो जैसे सोडियम स्टीरेट, पोटेशियम स्टीरेट, ये सभी हालांकि क्या होते हैं, सोप होते हैं, क्योंकि ये स्टीरेट भी आ गया तो सोप है, क्लिनिकल सोप तो लिखा नहीं है, बहुत समझने वाली बात है। दूसरी बात बिथियोनल है तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा क्या, बिथियोनल, ठीक है, क्योंकि वो उसमें यूज होता ही है। और सोडियम परबोरेट जो होता है ये कहीं ना कहीं मिल्क को ब्लीच करने के, ठीक है, काम में आता है। और क्लोरीन जो होती है वो एक तरीके की डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है, क्लोरीन। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे मैचिंग करा के, क्लोरीन को डिसइंफेक्टेंट करा दो, सोडियम परबोरेट को यहाँ पर मिल्क ब्लीचिंग एजेंट दे दो, पोटेशियम स्टीरेट सोप कर दो और बिथियोनल को एंटीसेप्टिक कर दो, तो आपको देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा होगा कि ए का थर्ड, ए का कहीं ना कहीं थर्ड मिलेगा, बी का कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट मिलेगा, सी का आपको कहीं ना कहीं सेकंड मिलेगा, डी का आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या मिल रहा है, डी का क्या मिल रहा है, फोर्थ, ठीक है। तो आपको ये मिल गया ए का थर्ड, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चा, एन एंटीबायोटिक कंटेन्स अ नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस, इट इज, ठीक। ये क्या होता है, एंटीबायोटिक जो होते हैं इसके स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दी वो आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, इसके सभी के स्ट्रक्चर। तो एंटीबायोटिक वो होते हैं जो बैक्टीरिया को या तो किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, आइदर किल द बैक्टीरिया और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसमें यहाँ पे ये 4 एंटीबायोटिक लिखे गए हैं। इसमें जो अमीनो, ठीक है, नाइट्रो बोल रहा है कि नाइट्रो ग्रुप जिसमें होगा, तो नाइट्रो ग्रुप वाला एंटीबायोटिक कौन सा होता है आपका, क्लोरमफेनिकोल, ठीक, आप यहाँ देख रहे हो क्लोरमफेनिकोल। तो क्लोरमफेनिकोल जो होता है ये आपका एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, क्लियर है बच्चा। तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। सभी बच्चे जो भी जान रहे हैं इस चीज को, वो जिन्होंने पढ़ाई की होगी एनसीईआरटी की बुक से, तो वो जान रहे होंगे इसमें सारी चीजें कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल कि क्लोरमफेनिकोल के अंदर जो है एंटीबायोटिक एक ऐसा है वो जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे बच्चा कि 10 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, भले ये मतलब कैसे भी आपको करने पड़े, ये सब पीवाईक्यूज है, ये आ चुके हैं, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सभी जो है नीट पे आए हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज, ठीक है। तो मैच द क्लासेस ऑफ ड्रग टू देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जैसे देख रहे हो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है, दर्द निवारक दवाएं होती हैं, जैसे आप पैरासीटामोल खाते हो, है ना, या आप जैसे मान लेते हैं कि आप पैरासीटामोल डिस्प्रिन खाते हो, या फिर आपने एक नाम सुना होगा डाइक्लोफेनेक, ठीक है, या इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है डाइक्लोफेनेक की तरह एक और ड्रग आता है जिसको बोलते हैं, ठीक, कीटोरोलैक आता है, कीटोरोलैक ट्रोमेथामीन, इस तरीके के बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, ठीक है, जो एनाल्जेसिक, जो दर्द के लिए यूज किया जाता है, पेन रिलीफ के लिए। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है यूज करते हैं एक और बहुत जीरोडॉल के नाम से एस क्लोफिनेक आता है, जैसे डाइक्लोफिनेक आता है, वैसे एस क्लोफिनेक आता है।
तो जीरोडोल के नाम से ड्रग आता है। और भी बहुत सारे हैं क्लासेस, ठीक है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल। तो एनाल्जेसिक जो होता है ये ड्रग यूज्ड एज पेन किलर। तो यहाँ पहले का जैसे आप देखोगे ना, तो ये ड्रग यूज्ड एज अ पेन किलर आ गया। एंटासिड आपको पता है कि जो एसिडिटी में यूज होता है, ठीक है, तो स्टमक की एसिडिटी के लिए यूज होता है। एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं ड्रग्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। तो ये या तो बैक्टीरिया को मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसको ग्रोथ नहीं करने देते। ट्रैंक्यूलाइजर क्या होते हैं? जो स्ट्रेस को दूर करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस दूर करने के लिए ट्रैंक्यूलाइजर दिया था, आपने सुना होगा कई कई बार। तो एक ट्रैंक्यूलाइजर का ज्यादातर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार नाम पढ़ा होगा कि ट्रैंक्यूलाइजर गन से जो है वो तेंदुआ था या शेर था आदमखोर, उसको जो है वन विभाग के कर्मचारियों ने पहले उसको ट्रैंक्यूलाइजर गन से जो है बेहोश कर दिया, फिर उसके बाद में उसको पकड़ करके और उसको ले जा करके, ठीक है, वो उसको जो है पर्टिकुलर किसी टाइगर रिजर्व में ले गए, या इस तरीके से आपने खबरें पढ़ी होंगी। तो वो ट्रैंक्यूलाइजर एक ऐसी चीज है कि अगर ज्यादा मात्रा में भी ले लिया जाए तो व्यक्ति सोता रहता है बड़े आराम से, ठीक है, शांत हो जाता है। उसको प्रशांतक कहते हैं। ट्रैंक्यूलाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको प्रशांतक कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रशांतक, ठीक है। इसका बहुत सुंदर सा नाम है, प्रशांत नाम आपने सुना होगा। तो प्रशांतक जो है वो ट्रैंक्यूलाइजर को हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट का बी होगा, फर्स्ट का बी हमें एक ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट का बी यहाँ तो या दो जगहों पर है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सेकंड का क्या है, डी। तो सेकंड का डी हमें मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चा, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन क्लोरीन। अब यहाँ पे ये, ठीक है, कौन सा ऐसा जो है स्वीटनर है कि जिसमें जो है क्लोरीन होती है। तो फिर से ये वही चीज आ गई कि जैसे हमने कहा था कि एंटीबायोटिक्स के अंदर नाइट्रो ग्रुप था, तो वहां पर वो क्लोरमफेनिकॉल था। तो यहाँ पे एलिटेम है, एस्पार्टेम है, सैकेरिन है, सुक्रालोज है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल है। अगर आपके पास सामने होगी एनसीईआरटी की किताब, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने होंगे, या तो स्ट्रक्चर्स बने होंगे या अदरवाइज जो है, ठीक, उसकी थ्योरी में भी मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एग्जांपल सुक्रालोज का। तो जो सुक्रालोज है बच्चा, सुक्रालोज में क्लोरीन जो है होती है। सुक्रालोज में क्या होती है? क्लोरीन होती है। याद रखना है आपको, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, इसलिए आपको क्लोरीन सुक्रालोज में होती है, सुक्रालोज में, ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही प्यारा सवाल है ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोवेस्ट्रॉल कैन रिएक्ट विद। अब ये किनके साथ रिएक्शन करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये रिएक्शन दी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो जरा जो बच्चे जानते हो जरा कमेंट करके बताएं, अगर वो ये क्वेश्चन देख चुके हैं पीवाईक्यूज की सीरीज में कहीं पे पहले, या फिर मान लेते हैं कि उनके पास कोई इंसाइट है या जिससे कर चुके हैं। तो आंसर बताएं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर उन्हें क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है, बताएं जल्दी जल्दी बच्चे बताएं। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर? जल्दी बताएं बच्चे, तब तक हम चाय भी पी रहे हैं साथ साथ में। यस स्टूडेंट, डू फास्ट, जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर इसके बाद में अभी फिर जेई मेंस की जो है वो क्लास होगी 2 बजे और 3 बजे से है शेड्यूल्ड, इसलिए जल्दी जरूरी है इसकी। कम से कम 25 क्वेश्चन इसके जल्दी जल्दी हम कर लें। यस, कोई आंसर बच्चों का अभी तक? कोई नहीं? नहीं, आंसर सी करेक्ट नहीं है, आंसर सी रॉन्ग है, ठीक है। मैं बता दूं कि नोवेस्ट्रॉल जो होता है उसके अंदर फिनोलिक ग्रुप होता है, अल्कोहलिक भी है, और वो इसमें एल्काइन भी होती है, तीनों चीजें। हमने आपको लिंक दे दिया है इसमें, ठीक है, हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है? सुनिएगा, जो ये नोवेस्ट्रॉल है, जो नोवेस्ट्रॉल होता है, नोवेस्ट्रॉल में दरअसल, ठीक, इसमें फिनोलिक ग्रुप भी होता है, ये आप नोट कर लीजिए, फिनोलिक ग्रुप भी इसमें होता है, और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है, और इसके साथ साथ में बेटा ये एक एल्काइन भी है, इसमें टर्मिनल एल्काइन होती है, टर्मिनल एल्काइन ग्रुप। 3 ग्रुप है, तीनों ग्रुप है। अब तीनों ग्रुप ये किसके साथ यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं, जरा इसमें से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा तीनों किससे 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 रिएक्शन कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से करिए, आपको हिंट दिया इसीलिए मैंने।
ठीक है, जल्दी करें बच्चा। फिनॉल किससे रिएक्शन करता है, अल्कोहल किससे कर सकता है, और आपका जो एल्काइन है वो किससे रिएक्शन कर सकता है, जल्दी जल्दी इसको देखें और करें, जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे। डू भाग बच्चा। देखिए किसका आंसर सही आता है, मैंने एक हिंट दिया आपको। एक और आंसर आया है कोई, 12 का सी नहीं, गलत है, लिटिल स्टार, 12 का सी गलत है, ठीक है, 12 का सी सही नहीं है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि ZnCl2HCl, जिंक क्लोराइड HCl है, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट है, अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, लेकिन ये अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। Br2 वाटर आप सोच रहे होंगे कि किसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, एल्काइन के साथ में आप सोच रहे होंगे रिएक्शन करेगा, FeCl3 आप सोच रहे होंगे फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस केस में जो ये एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि विशेष प्रकार की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, ये सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, ये तो एक चीज हो गया। दूसरी बात यहां पर ये होगी कि FeCl3 जो है, ठीक है, FeCl3 ये भी कहीं ना कहीं फिनॉल के साथ रिएक्शन तो करेगा, ठीक है, लेकिन वो फिनॉल प्योरली फिनॉल होने चाहिए तभी रिएक्शन करेगा। तो यहां पर ये जो ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है, ये मैं बता देता हूं, चलिए आपको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, Br2 वाटर, ZnCl2HCl एंड NaOCl। अब NaOCl दरअसल क्या है, NaOCl क्या है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है, ठीक, उसका यहां पर यूज होगा, ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक, Br2 वाटर एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विद HCl, तो ये लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका जो होगा वो होगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जरा कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, फेरोमोन्स आर सीक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी बाय द इंसेक्ट, एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एस्पिरिन का काम दर्द निवारक भी है और बुखार उतारने में भी काम आता है, एंटीपायरेटिक बोलते हैं बुखार की दवा को। सुक्रोज इज डाइपेप्टाइड कॉमनली नोन एज एस्पार्टेम, सुक्रोज क्या डाइपेप्टाइड है, उसको एस्पार्टेम कहते हैं क्या। फिर सुनिएगा, द डीएनए असिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, क्या डीएनए से आरएनए जो है बनता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं कमेंट करके बच्चे, कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे। यहां पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, सुक्रोज इज डाइपेप्टाइड, वहां पे थोड़ा सा डाइसैकराइड करना है, ठीक है, वो तो वही तो क्लियर हो जाएगा, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू जो है, सुक्रोज तो एक डाइसैकराइड होता है, कॉमनली नोन एज एस्पार्टेम होगा नहीं, और सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो वो मुझको अपने आप ही समझ में आ गया यहाँ पे कि ये सुक्रोज जो है वो एक डाइपेप्टाइड कॉमनली नोन एज एस्पार्टेम, ये वाली बात एकदम गलत है, मतलब कुल मिला के ऑप्शन यही सही है। तो 13 का जो थर्ड है, थर्ड किसमें मिलेगा हमको, यहाँ पर मिल गया बी में, ठीक है, तो ये आंसर है। फिरोमोन जो होते हैं ये इंसेक्ट सीक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से, एस्पिरिन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों की तरह काम करता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये उसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं क्या, डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से, अगर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए से वापस डीएनए बनने को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको जैसे अब ये बात पता है कि जो अभी ये जो वायरस था कोरोना का, ये कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, ये खुद आरएनए होता है, केवल आरएनए होता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद ये आरएनए से फिर डीएनए बनता है, और डीएनए बन के हमारी सेल्स में जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए से डीएनए बनता है। और जो हम लोग को वैक्सीन वगैरह भी लगाई जाती है, वही एक जो है उस आरएनए का एक पार्ट लगाया जाता है, जो उसको डिकोड किया गया है, उसी को डिकोड करने के बाद में उसका एक पार्ट जो है वो इनएक्टिव करके हमारी बॉडी में ठीक इंसर्ट कराया जाता है, ताकि हमारी बॉडी उसको ट्रीट करे एज अ फॉरेन बॉडी और उसके लिए एंटीबॉडीज वगैरह बनाए। तो ये होता है। चलिए, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 पे जल्दी से आते हैं। मैच द ड्रग्स टू द क्लास टू विच दे बिलोंग, ये अगले पेज पे होगा, यहाँ पे, ठीक है, अगले पेज पे है, यहाँ पे है, देखिए मैचिंग है कुल मिलाकर के, ठीक है, इसको हो जाने देते हैं सही, तब तक देखते हैं बच्चों के क्या रिस्पॉन्सेज है, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चे, अभी तक भी अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें इसमें,
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बताएंगे, क्लियर हो गया है, दिखाई दे रहा है साफ। नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन है, अभी बताऊंगा नेप्रोक्सिन के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपको। कोडीन है, आइप्रोनियाजिड है, आइप्रोनियाजिड, एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन तो नाम बहुत सुना होगा बच्चों ने कहीं ना कहीं, कहीं एम्पीसिलिन मिल जाए तो इसका मतलब एंटीबायोटिक है, वो तो क्लियर हो गया। और वही फोर्थ का ए हो गया, तो फोर्थ का ए आपको मिल गया कहीं ना कहीं, दो चीज में मिल रहा है फोर्थ का ए। एक तो आपको फोर्थ का ए मिल रहा है किसमें, ठीक है, ए में, और एक फोर्थ का ए मिल रहा है सी में। तो ए और सी में दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आइए देखें, एक तो एम्पीसिलिन वाला क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो कोडीन होती है, अभी मैंने नाम लिया था, कोडीन जो होती है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, तो सेकंड का सी हो गया, है ना, वहां से हमने पकड़ लिया कि सेकंड का सी है, तो वहां से हमको मिल गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर नेप्रोक्सेन जो होता है, ये ड्रग, दरअसल कुछ लोगों को माइग्रेन की बीमारी होती है, सर में बहुत तेज दर्द उर्द उनको होता है, अचानक से उठता है, तो ऐसे लोगों को जो है, ठीक है, या झुकने उठने से भी अगर सर में दर्द होता हो तो डॉक्टर्स कई बार जो है, जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं, तो वो लोग नेप्रोक्सिन जो है ये कहीं ना कहीं दवा एक लिखते हैं। और नेप्रोक्सिन बहुत तेज जो है सर के अंदर का जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से दर्द होता है उसको खत्म कर देता है। तो नेप्रोक्सिन जो है वो आपका नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, उस दवा को खाने के बाद में कोई जो है ऐसा नहीं होता कि मतलब जो है व्यक्ति को जो है कहीं पर नशा हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है। तो नेप्रोक्सिन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है। कोडीन आपकी नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है। कोडीन लेने के बाद में आपको जो कोडीन, जैसे अभी एक ड्राई कफ अभी कुछ लोगों को चल रही थी, इधर भी जनवरी मंथ में बहुत सारी खांसी वगैरह लोगों को हो रही थी, दिसंबर जनवरी में, वो सही नहीं होती थी। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि डॉक्टर्स बोलते थे कि एक सिरप लीजिए जिसमें कोडीन फॉस्फेट वगैरह हो, है ना, तो वही कोडीन का यूज होता था उसमें। तो ज्यादातर ये बैन है चूंकि ये ऐसी, तो कोडीन वाली जो है कोडिटस वगैरह नाम से आती है, तो ये कोडीन वाली जिसने भी एक ढक्कन दो ढक्कन पी लेता है कोई आदमी, तो उसको जो खांसी लगातार चलती है वो बंद हो जाती है, लगातार खांसना। तो वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, क्योंकि उसमें आपका ब्रेन पे वर्क करती है, और जहां से रिसेप्टर होते हैं जिसकी वजह से आपको खांसी उसी आती है, वो फिर बंद हो जाता है। तो ए इसका ऑप्शन सीधा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं बच्चे। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, ये पीकेए वैल्यू, ठीक है, पीकेए हिस्टीडीन की दिया गया है 6, ठीक है, दिया गया आपके सामने एक हिस्टामिन हिस्टीडीन, हिस्टीडीन 6, हिस्टामिन वैसे होता है, हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज पीकेए हिस्टीडीन, ये प्रीडोमिनेंट फॉर्म है। इनमें से कौन सी है, ए बी सी डी में से देख के आपको बताना है कि कौन सी इसकी जो फॉर्म है हिस्टामिन की वो प्रीडोमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, तो ये आपको समझना है ध्यान से, ठीक है, क्लियर। प्रीडोमिनेट मतलब कि जो फॉर्म है वो एक तरीके की कैसी फॉर्म होगी, वो एक तरीके की इनएक्टिव फॉर्म है, वो प्रीडोमिनेट है, ठीक है। तो आपको बताना है हिस्टामिन क्या है और ये हिस्टीडीन क्या है। हिस्टीडीन इसमें से कौन सी हो पहचानना है, आंसर बताएं बच्चे। लक्ष्मी नारायण, लिटिल स्टार, सैंडी, कोई भी आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जल्दी बताएं बच्चे। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी देखें इसको, इसका आंसर बताएं, ठीक है। ये आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसको मैं बता रहा हूं। देखना बेटा, जो यहां पे तुम देख रहे हो, जो यहां पे तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन में, ये दरअसल ये जो है, ये यहां पे, ठीक, क्या है, ये हिस्टामिन है, ये हिस्टामिन है बेटा, ठीक है, ये क्या है, हिस्टामिन है। अब ये हिस्टामिन जो है, ठीक, ये दरअसल, ठीक, इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म होगी वो कहां से आएगी और कब आएगी, तो ध्यान से देखिएगा। ये हिस्टीडीन जो है ये, ठीक है, ये यहां पर पीके उसकी 6 लिखी गई है, इससे आप पकड़िए, पीके वैल्यू पकड़िए, पीके वैल्यू से अगर आपको समझ में आ गया हो तो पकड़ लिया होगा, जो बच्चे थोड़ा सा पीके बी पे ध्यान देते हैं तो पकड़ लिए होंगे क्या कहना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसको एच आयन देना है, एच आयन देना, और हाइड्रोजन आयन जैसे आप दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लोन पेयर जो होगा ये H+ जो है, ठीक, इसको लोन पेयर देगा,
और देने के साथ में इस पे NH3 हो जाएगा यहाँ पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो हिस्टिडीन बन जाएगा। तो अब इसमें से बाकी 3 में आप देख लीजिए, ये तो हिस्टामिन था ही था। तो ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N पे प्लस चार्ज है, ये हो नहीं सकता क्योंकि इस पे N पे क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा, आने नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे इस N पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये और ये दोनों हो गए आपके गलत। देखिए इस N के साथ H जुड़ा नहीं है, यहाँ जोड़ा है लेकिन पॉजिटिव लगाया, यहाँ जोड़ा है लेकिन यहाँ पॉजिटिव नहीं है, तो दिस विल बी द करेक्ट, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा था, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन माना जाएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जे मेन वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट मान सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये दिस वाज वेरी गुड क्लास ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया, 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर यूजुअली यूज्ड एज, वेरी गुड, ठीक। एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या लगता है, एंटीबायोटिक है, एंटी फर्टिलिटी है, हिप्नोटिक है, एनाल्जेसिक है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके बच्चे, बहुत ही प्यारा सवाल है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, यस, प्यारा सवाल है, यस यस यस। कोई आंसर नहीं आया अभी तक। 16 का डी बच्चे आंसर दे रहे हैं, डी। 16 का जो डी है वो दरअसल एंटीबायोटिक कहा जा रहा है। एक बात ध्यान से देखेंगे, देखिए जब कभी एंटीबायोटिक ड्रग की डिस्कवरी हुई थी तो सबसे पहला कौन सा था एंटीबायोटिक? जैसे आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बताते हो, बता ही सकते हैं तब तो आप, कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर हुआ था, अगर बच्चे जानते हो तो। सबसे पहले तो वो जो है, ठीक है, क्या था जरा बताएं, जल्दी जल्दी बच्चे बताएं, सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अस, ठीक है, क्या था? तो मेरे ख्याल से साल्वार्सन था क्या? साल्वार्सन था क्या? ठीक है, साल्वार्सन था, ठीक है। तो उसके बाद में देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स थे वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते थे, ठीक है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते थे ओल्ड एंटीबायोटिक्स। अब तो बहुत सारे क्लास ऑफ आ गए एंटीबायोटिक, लेकिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते थे, ये ओल्ड एंटीबायोटिक है, ठीक है, ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं। तो ओल्डेस्ट एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आता है ओल्ड एंटीबायोटिक्स में, तो ये एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 17 प्यारा क्वेश्चन है एकदम। जितना भी स्ट्रक्चर बेस है वो जेईई मेन में मान ले रहा है कि आएगा पक्का, नीट में भी आएगा, नीट का सब पीवाईक्यू है, ये नीट की पीवाईक्यू है। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज एन, ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल है, अगर ये नहीं दिखाई दे रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या लिखा है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है, स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या है, देखिए इसका नाम भी यहाँ पे लिखा है, ब्रोमफेनरामीन, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्लोरफेनरामीन। क्लोरफेनरामीन क्या होता है? क्लोरमफेनिकॉल एक अलग चीज है, क्लोरफेनरामीन अलग है, ठीक है। क्लोरफेनरामीन सीपीएम बोलते थे इसको शॉर्ट में पहले डॉक्टर लोग, ठीक है, गांव में, शहर में, हर जगह पे, बहुत पुराना 20-25 साल पहले जो प्रैक्टिस लोग करते थे, 30 साल पहले, तो वो बोलते थे पीसीएम दे दो, सीपीएम दे दो, बीसी दे दो, ऐसे बोलते थे, पीसीएम, सीपीएम, बीसी। ये डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन में ना उस समय बड़ा फेवरेट होता था, ऐसा लिखते थे डॉक्टर, लिखते थे टैबलेट पीसीएम दे दो इसको, टैबलेट सीपीएम दे दो इसको, फिर बोलते थे टैबलेट बीसी दे दो इसको, और ऐसे करके बोल देते थे, तो हो गया परचावन, ठीक है, मरीज का। तो ये तो बुखार उतारने के लिए होती थी ये, ठीक है, क्या होती थी, एक एंटीबायोटिक होगी, और ये आपकी क्या हो गई, ठीक, एक तरीके की जो है सीपीएम क्लोरफेनरामीन हो गया, और ये बीसी हो गई, बीसी मतलब मल्टीविटामिन दे दिया। तो क्या होता था कि ये कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक नहीं, ये सीपीएम जो है एंटी एलर्जिक होती थी, कहीं ना कहीं एलर्जी दूर करती थी, जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता था। तो ये क्लोरफेनरामीन जो है कहीं ना कहीं हिस्टामिन्स को जो है, जैसे किसी को खांसी आ रही, जुकाम आ रहा है, स्नीजिंग हो रही है, रनिंग नोज है, उसको बंद करता था सीपीएम। अभी क्लोरफेनरामीन है और ये ब्रोमफेनरामीन है, तो नाम मिलते जुलते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल क्या काम करता है, इसका आंसर आपको बताना होगा। आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को लगता है हमने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया है, तो एक बार इसको फिर से छोटा करते हैं। कर लिया गया इसको छोटा सक्सेसफुली। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा बेटा इसका आंसर,
ठीक है, बोल रहा है एंटी बैक्टीरियल है, दूसरा बोल रहा है कि एंटीसेप्टिक है, तीसरा बोल रहा है एंटी डिप्रेसेंट है, चौथा बोल रहा है एंटी हिस्टामिन है। तो हिस्टामिन दरअसल क्या होता है बता दूं मैं आपको, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ठीक है, टिश्यू से रिलीज होते हैं हिस्टामिन, ठीक है, और ये जो हिस्टामिन होते हैं इनकी वजह से ये एलर्जी होती है आपकी बॉडी में। हिस्टामिन जो होते हैं ये क्या है, ठीक, ये एक तरीके के क्या है, ठीक है, एलर्जी कॉजिंग होते हैं ये। इसी एलर्जी, जैसे एलर्जन आया बाहर से कोई और ये तुरंत क्या करते हैं, ठीक, मतलब उसके अगेंस्ट जो है एक्शन करते हैं, तो ये हिस्टामिन हमारी बॉडी रिलीज जितनी ज्यादा करेगी उतनी ज्यादा आपको जो है, ठीक है, क्या होगा, इचिंग जैसी महसूस जो हो रही है होती है, तभी महसूस होती है, कोई भी चीज काटती है तो हिस्टामिन बहुत तेज से रिलीज होते हैं। रेडनेस आई होती है, ठीक है, स्नीजिंग हो रही है तो हिस्टामिन का रोल होता है उसमें, ठीक है। या कुछ लोगों को जो है कुछ कभी कभार खांसी बहुत तेज आती है तो वहां पर भी एंटी हिस्टामिन देते हैं। तो एंटी हिस्टामिन जो है ये होता है, ये खांसी के सिरप वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये आप देखेंगे ब्रोमफेनरामिन, क्लोरफेनरामिन, ये एंटी हिस्टामिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग इस क्लास में केवल 20 क्वेश्चन तक ही लगभग कर लेते हैं, ताकि अगले क्लास के लिए थोड़ा सा बीच में हमको समय भी मिलेगा, ठीक है। जेईई मेन की अगली क्लास है। A correct match between item first and item second is, अब item first और item second में देखना है, करेक्ट मैच करना है। तो इक्वानिल है, ओफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन जरा आसान काम है, ठीक है। और नॉरएथिंड्रोन, ये भी बहुत ही ठीक, नॉरएथिंड्रोन भी याद करा जा सकता है, लेकिन ओफ्लॉक्सासिन जैसे ये सिन देखते ही आपको समझ में आ जाता है कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक है। तो ये एंटीबायोटिक तो समझ में आ गया कि बी का पी होता है। अब बी का इसमें देखते हैं कि क्या किसी का पी है, तो बी का पी इसमें बल्कि 3 में मिल रहा है, तो 3 में मिल रहा है तो इसका मतलब कहानी खतरनाक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने कहा नॉरएथिंड्रोन से काम करेंगे। नॉरएथिंड्रोन क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। अब ए का क्यू देख लो कहीं पर होगा, तो ए का क्यू भी 2 जगह पर हो गया, अब ये नहीं ये नहीं, अब या तो ये है या ये है। अब बचा इक्वानिल, तो इक्वानिल जो होता है वो दरअसल क्या है, तो इक्वानिल हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। यस, क्या हाई ब्लड प्रेशर के केस में सी का आर होना चाहिए या सी का एस होना चाहिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्या क्वेश्चन 17 का डी बच्चे ने दिया आंसर, नहीं 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, 18 का पूछ रहे हैं, तो ठीक है ये आपको बताना है, ठीक है। यस, मेप्रोबेमेट एक, ठीक, आप कहीं ना कहीं मेप्रोबेमेट लिख लें, ठीक है, एक मेप्रोबेमेट, ठीक है, और क्लोर डाइजा पेक्साइड, ठीक, डाइजापेक्साइड, ये मेप्रोबेमेट, क्लोरडाइजापेक्साइड या क्लोरेजिपाम, क्लोनेजिपाम नाम से आते हैं, बहुत डाइजिपाम, क्लोनेजिपाम वगैरह ड्रग आते हैं। ये सभी क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक, एक तरीके के ट्रैंक्विलाइजर ड्रग होते हैं। तो इक्वानिल भी उसी में आता है, ये ब्लड प्रेशर जिनका हाई वगैरह रहता है उन लोग को दिया जाता है हाइपरटेंशन में, तो सी का आर होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते बच्चा, क्या बोलता है, द ड्रग यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट। अब ये एंटी डिप्रेसेंट इसमें कौन सा है जो डिप्रेशन दूर करे, ठीक है, सल्फाडाइजीन है, ठीक है, ल्यूमिनॉल है, फेनल्जीन है। पहला ही सवाल हमारा था शायद, अगर आपने देखा हो तो, फेनल्जीन क्या काम करता है क्या नहीं करता है, मेस्कालिन क्या काम करता है। अगर आपको समझ में आ गया आंसर तो तुरंत बताएं। 19 का क्या आंसर होना चाहिए, 19 का क्या आंसर होना चाहिए बच्चे बताएं जल्दी से जल्दी। ये तो पहले यार सवाल था, बिल्कुल वही रिपीट हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसका आंसर बताना बच्चों को, जल्दी जल्दी बताएं। यस, 19 का आंसर होगा सी। आगे देखते हैं अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हमने कल देखा होगा आपने कि कल भी ये जो जेईई मेंस की सीरीज है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। हालांकि ये उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आज वहां पर भी डिस्कस होगा, वहां पर भी ये आया हुआ क्वेश्चन में। Cellulose upon acetylation with excess acetic anhydride H2SO4 gives cellulose triacetate whose structure is। तो cellulose triacetate ये देता है, और ऐसा cellulose triacetate का स्ट्रक्चर कौन सा सही है ये आपको पहचानना है। ABCD को जरा देखिए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सब में अंतर क्या है, अंतर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अंतर कहां पर दिखाई दे रहा है, तो में डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा बच्चों को अगर ध्यान से देखेंगे तो। सिमिलैरिटी जरूर समझ में आ रही है, एसीओ 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 देख रहे हैं, HOAC 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 सब सेम है, ठीक है। ये भी HOH है यहाँ पर, AC नहीं है नीचे,
ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर HOH है, HOH है, HOH है, यहाँ ACO 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 ऊपर है। बाकी अगर देखें तो ACO 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 OAC OAC डबल डबल है, यहाँ पर HOAC है, यहाँ HOAC है और ऊपर भी है ये। तो इसी में आपको ध्यान से देखना है कि आखिरकार जब हम करा रहे हैं एसिटिलेशन करा रहे हैं, तो ये बच्चों को पता ही होगा कि सेलुलोज जो है पॉलीमर होता है किसका, ठीक है, कहीं ना कहीं सेलुलोज जो है वो, ठीक है, किसका पॉलीमर है, सेलुलोज पॉलीमर किसका होता है वो जानते हैं, बीटा डी ग्लूकोज होता है। बीटा डी ग्लूकोज अगर है तो फिर यहाँ पे आप जानते हैं CH2OH हुआ करता है, यहाँ पे CH2OH होता है, ठीक। और यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है, ठीक, OH होता है बिल्कुल नीचे, यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो अब जब एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करेगा तो एसिटिलेशन जो करेगा तो एल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्शन। तो जब एल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्शन करेगा तो क्या यहाँ OAC बनेगा। OAC का मतलब हो गया कि O और AC का मतलब क्या है, CH3CO, ठीक है, CH3CO। ये बात आपको ध्यान देनी है कि क्या आखिरकार होगा इसका सही जवाब, तो ये बताना है आपको। फिर यहाँ पे देखना है कि क्या नीचे जो अल्कोहलिक ग्रुप था वो भी ऐसा करेगा एसिटिलेशन या नहीं करेगा अल्कोहलिक ग्रुप, ये बात पे ध्यान देना है कि क्या, ठीक है, जब भी ऐसा करते हैं हम एसिटिलेशन तो ये यहाँ करेगा दूसरे कार्बन पे कि नहीं करेगा, कि नहीं करेगा, छठे पे करेगा या नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि आपको एक खास बात पता ही होगी कि जो सेलुलोज होता है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं, ठीक है, वो उसका जो शेप होता है वो कहीं ना कहीं उसमें ब्रांचिंग दिखाई देती है आपको, और वो कैसी होती है देख के आपको समझ में आ रहा होगा, या तो ये या वो, दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, बी या सी। कमेंट करके बताएं बच्चे जो आंसर उनको लगता है बच्चों को, ठीक है, बी या सी में कोई आंसर हो सकता है, कोई एक आंसर है बी या सी में, उसको जल्दी जल्दी बच्चे बताएं, जल्दी जल्दी, यस डू फास्ट, बच्चे जल्दी से जल्दी बताएं, यस डू फास्ट। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर इसका करेक्ट है बी। इसका बी जो आंसर है बच्चा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लीजिए आप, कहीं नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। और उसमें एक बात ध्यान देना, बी में और बाकी सब में अंतर क्या है जरा देख लीजिए। तो बी में जैसे आप देख रहे हो ना, इसका जरा आप वहां पे जो एनसीईआरटी बुक में बायोमोलिक्यूल्स में जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें देखना कि सिर्फ आपको यहाँ पर जो CH2OH था वही एसिटिलेशन कराना है, और यहाँ पे जो OH है उस पे एसिटिलेशन कराना है। बाकी वो जैसा ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है वो आपको उसी तरीके से स्ट्रक्चर वो, ठीक है, लेना है, तो उसके साथ सिमिलैरिटी आपको दिखाई देगी। यही इसका आंसर था। 20 क्वेश्चन तक हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम नीट के अगले जो है, ठीक है, एक PYQ के जो है, ठीक है, शेड्यूल में रख देंगे, ताकि बच्चे जो 20 क्वेश्चन पहले करें आराम से, फिर आगे तब कराते बच्चा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बने रहिए एलिमेंट एड्यूटेक के साथ, और आपको हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। अगली क्लास हमारी जेई मेन की होगी, ठीक है, और जो जेई मेन की हमारी क्लास होगी उसके लिए जो है, ठीक, आपको ठीक 3 बजे जो है समय दिया गया था, जो कि हो चुका है। तो इसलिए बच्चा अभी जो है 2 मिनट के अंदर अंदर वो भी क्लास में स्टार्ट करनी है जेई मेन की, इसलिए ये क्लास यहीं पर चलेगी, यहीं पर खत्म होती है, ठीक है बच्चे। तो आप बने रहिए एलिमेंट एड्यूटेक के साथ, इसी तरीके से खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, और ठीक है, नाम रोशन करिए, इस देश का अच्छे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, खूब सारी पढ़ाई करते रहिए बच्चा। मिलते हैं हम लोग फिर नीट की अगली एक क्लास में, जिसमें कि हम लोग कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स के बाकी बचे हुए पोर्शन जो है, जैसे एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिफ्ट एनर्जी है, हीट है, ये इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, वर्क डन वगैरह को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। पसंद आया तो जरूर जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, शेयर करिए दबा के बच्चा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।